जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका विक्ट्री ऑफ IAS20 के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इंडियन जियोग्राफी। देखिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं भारतीय भूगोल। ठीक है, भारतीय भूगोल दोस्तों जो हम इस सीरीज में पढ़ेंगे, इसमें MPPSC की लेवल से बहुत ही डिटेल से दोस्तों पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग रेगुलर वीडियो देखते जाइए, कुछ ही दिनों में आपका पूरा इंडियन जियोग्राफी एकदम डिटेल से तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इंडियन जियोग्राफी का जो आज हमने पहला टॉपिक लिया है वो है जलवायु। दोस्तों अधिकतर होता है कि जलवायु टॉपिक थोड़ा सा ये उलझा हुआ रहता है, लोगों को समझ में अक्सर नहीं आता है ना। वरना हम जियोग्राफी को भारत का परिचय से भी स्टार्ट कर सकते थे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हर एक टॉपिक का अपना एक अलग इंपॉर्टेंस होता है हर एक एग्जाम में। तो जलवायु पढ़ेंगे, जलवायु के बाद फिर कोई दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे उसी से रिलेटेड। ठीक है, तो जलवायु में हम बहुत सारी चीजें पढ़ लेंगे, जितने भी प्रकार के चक्रवात होते हैं, इन सारी चीजों को, भारत में वर्षा के बारे में, भारत में मानसून कैसे आता है, कब आता है, मानसून की कितनी शाखाएं होती हैं, और इसके अलावा हम लोग अल नीनो, ला नीनो, इन सारी चीजों के बारे में देखेंगे। जो 2-3 साल में भारतीय प्रायद्वीप में जो सूखा आने की घटना होती है, अल नीनो का प्रभाव या ला नीनो का प्रभाव भारतीय महाद्वीप पर क्या पड़ता है, तो इन सारी चीजों को दोस्तों हम लोग डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लाइमेट टॉपिक। ठीक है, टॉपिक का नाम है क्लाइमेट। देखिए सबसे पहले यदि हम देखें, पहले हम आपको एक लाइन में बता दें कि भारत की जलवायु आखिर किस तरह की है। भारत की जलवायु आखिर किस तरह की है, तो देखिए यहां पर आंसर है, भारत की जो जलवायु है वो जलवायु है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु। भारत की कैसी जलवायु है, आप लोग लिखना चाहें तो इसके लिख भी सकते हैं कि भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु होती है। अब दोस्तों सबसे पहले हमें समझना है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी होता क्या है। ठीक, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होता क्या है। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों जगह कम है, इसलिए हम थोड़ा सा बना के बताएंगे। जैसे मान लीजिए दोस्तों ये पृथ्वी है आपकी, ठीक है, ये पृथ्वी है गोल। ठीक, अब यहाँ पर जो सबसे मध्य में एक काल्पनिक रेखा होती है उसको बोलते हैं भूमध्य रेखा 0 डिग्री पर, और भूमध्य रेखा के नीचे यानी कि विषुवत रेखा के नीचे जो होती है उसको बोलते हैं मकर रेखा, और इसके ऊपर होती है जो भूमध्य रेखा उसको बोलते हैं आप कर्क रेखा। ठीक है, तो दोस्तों जो कर्क रेखा है वो भारत से होकर गुजरती है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक, इतना समझ में आया। तो ये वही कर्क रेखा है, क्योंकि ये गोला छोटा बना है इसलिए थोड़ा सा ऊपर दिख रहा है। कर्क रेखा भारतीय महाद्वीप से, भारत के देश से होकर के गुजरती है, यानी कि हमारे देश से कर्क रेखा गुजरती है, ना तो विषुवत रेखा हमारे देश से गुजरती है, ना ही ये मकर रेखा। ठीक, केवल कर्क रेखा गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर के गुजरती है। ओके, अब देखिए ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है ना दोस्तों, ये वाला क्षेत्र, इस वाले क्षेत्र में साल भर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। इस वाले क्षेत्र में क्या होता है, साल भर सूर्य की किरणें एकदम सीधी पड़ती हैं। इस कारण से क्या होता है कि यहाँ पर गर्मी बढ़ जाती है, यहाँ पर गर्मी हमेशा रहती है। जैसे मान लीजिए कि ये समुद्र है यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर सूरज की किरणें ज्यादा पड़ेंगी तो ज्यादा तापमान बढ़ेगा, तो समुद्र का पानी वाष्प ज्यादा बनेगा, और समुद्र का पानी दोस्तों वाष्प ज्यादा बनेगा तो इसका परिणाम क्या हुआ कि इस क्षेत्र में वर्षा अधिक होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, जहां पर गर्मी ज्यादा है वहां पर वर्षा भी अधिक होगी, यानी कि ये क्षेत्र जो कहलाता है ये आपका कहलाता है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। तो देखिए भारत का आधा हिस्सा ये वाली लाइन से, यहां से देखिए ये कर्क रेखा है, ये कर्क रेखा, तो भारत का आधा हिस्सा तो इसके अंदर आ जाएगा, यानी कि इतना भारत तो उष्ण कटिबंधीय होगा। लेकिन इसके ऊपर वाला भाग आप बोलेंगे फिर तो ये उष्ण नहीं होना चाहिए, ऊपर वाला भाग ये शीतोष्ण होना चाहिए, मतलब यहाँ ठंडी भी होनी चाहिए और गर्मी भी होनी चाहिए। तो एक्चुअल में मानसून देखें यहाँ का अगर क्लाइमेट, तो यहाँ पर इसी तरह का रहता है, यहाँ पर गर्मी भी पड़ती है और ठंडी भी पड़ती है। ठीक, लेकिन दोस्तों भारत की जलवायु को आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि भारत की जलवायु शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु, मतलब ठंडी भी है गर्मी भी है, ऐसा नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको पता है कि ये हिमालय पर्वत स्थित है, इस तरह से बहुत ऊंचाई पर स्थित है हिमालय पर्वत, और दोस्तों इसके ऊपर चाइना मिलेगा, चाइना के ऊपर रूस मिलेगा। रूस में दोस्तों एक क्षेत्र है साइबेरिया, साइबेरिया क्षेत्र में दोस्तों बहुत ही ज्यादा ठंडी हवाएं चलती रहती हैं। वो ठंडी हवाएं भारत में प्रवेश नहीं कर पाती हैं। आप देखते होंगे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, यहाँ जो ठंड पड़ती है ना, यहाँ की ठंड के मुकाबले बहुत ही कम होती है। ठीक है, तो भारत में एक्चुअल शीत ऋतु नहीं आ पाती है। क्यों? क्योंकि उत्तर में विशाल हिमालय पर्वत है, यानी कि हिमालय पर्वत जो है ना वो जलवायु विभाजक की भूमिका निभाता है। यहाँ पर शीत कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, जबकि इसके नीचे शीतोष्ण उष्ण कटिबंधीय जलवायु। तो इस कारण से अगर पूरी भारत की हम जलवायु को देखें तो क्या बोलेंगे, भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रकार की है। तो दोस्तों उष्ण कटिबंधीय का तो मतलब समझ में आ गया कि भारत का इतना क्षेत्र ये उष्ण कटिबंध में आता है ना, ये वाला क्षेत्र ये इतना उष्ण कटिबंधीय कहलाएगा। इसके नीचे फिर यहां से इतना क्षेत्र ये आपका शीतोष्ण कहलाएगा। ठीक, शीतोष्ण कटिबंध।
और फिर सबसे नीचे वाला क्षेत्र कहलाएगा आपका शीत कटिबंध, ठीक है। सबसे नीचे और सबसे ऊपर वाला क्षेत्र शीत कटिबंध। अब दोस्तों अलग अलग एग्जाम में यहाँ से भी पूछा जाता है कि जो शीत कटिबंध है उसके भी दो भाग हो जाते हैं। जहां पर बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती है तो वो सबसे नीचे वाला भाग हो गया, और उसके मुकाबले अगर थोड़ा सा कम ठंडी है तो उसको ये थोड़ा ऊपर वाला भाग हो गया, ठीक है। तो इसको आप लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि टुंड्रा और टैगा, ठीक है। तो टुंड्रा और टैगा नाम की यहाँ पर जलवायु पाई जाती है, ठीक। तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र ये हो गया आपका, उसके नीचे शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र और उसके नीचे शीत कटिबंधीय क्षेत्र। तो इस तरह से तो भारत की जलवायु कैसी है, शीतोष्ण कटिबंधीय प्रकार की भारत में जलवायु पाई जाती है। लेकिन शीतोष्ण कटिबंधीय जो मानसूनी शब्द लिखा है इसका मतलब क्या होता है, देखिए इसको समझो। शीतोष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु है। तो मानसूनी क्यों है, क्योंकि भारत में जो वर्षा होती है ना दोस्तों, वर्षा भारत में एक विशेष मौसम में होती है। भारत में वर्षा की शाखाएं होती हैं, जो मानसून आता है उसकी शाखाएं होती हैं। जैसे ये वाली शाखा जो इस तरफ से पानी आता है इसको बोलते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून, और इस तरफ से जो आता है उसको बोलते, ये पूरा दक्षिण पश्चिम मानसून होता है जो इस तरफ से। अब ये दक्षिण पश्चिम मानसून दो भागों में बढ़ जाता है, बंगाल की खाड़ी शाखा और अरब सागर शाखा। इन दोनों को अभी हमें पढ़ना है, वैसे हम बताए दे रहे हैं, ठीक। और इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट से, उत्तर पूर्वी शाखा से भी बारिश यहाँ पर होती है, ठीक। तो इसलिए आप समझ सकते हैं, लास्ट में बोल सकते हैं कंक्लूजन के तौर पर कि भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु है। दोस्तों ये इसका डिटेल रहा, ठीक। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा फैक्चुअल चीजें हैं कुछ, इनको समझ लीजिए। मौसम किसे कहते हैं सबको पता होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। वायुमंडल की क्षणिक अवस्थाओं को मौसम बोलते हैं। वायुमंडल की क्षणिक, जैसे मान लीजिए कि अभी धूप है, थोड़ी देर बाद बादल आ जाएंगे, थोड़ी देर बाद वर्षा होने लगेगी, थोड़ी देर बाद फिर धूप निकल आएगी, तो इसको क्या बोलेंगे, मौसम। यानी कि मौसम की परिभाषा बोले कोई तो वायुमंडल की क्षणिक अवस्थाओं को वायुमंडल की क्षणिक अवस्थाओं को क्या बोलते हैं, मौसम बोलते हैं। इसकी परिभाषा में आप लिख सकते हैं। अब देखिए जलवायु क्या है ये भी आपको पता होगा। वायुमंडल की दीर्घकालिक अवस्थाओं को जलवायु कहते हैं। दीर्घकालिक मतलब कि जैसे भारत की जलवायु कैसी है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी, तो ये हमेशा रहेगी इसी तरह से। अगर देखिए दोस्तों, अगर जलवायु में परिवर्तन आता है तो पूरा पर्यावरण संतुलन बिगड़ने लगता है। आपको पता है कि जो आप इतिहास में पढ़ते हैं ना, सिंधु सभ्यता में सबसे ज्यादा बारिश इस क्षेत्र में हुआ करती थी, क्योंकि यहाँ पर जंगल ज्यादा था। आप देखेंगे अगर वर्तमान में तो ये जलवायु जो है शिफ्ट हो गई है, इस एरिया में ज्यादा बारिश होती है, ये नॉर्थ ईस्ट वाले में, तमिलनाडु, यहाँ पर केरल वाले एरिया में, मेघालय में, ठीक है। जबकि यहाँ पर रेगिस्तान आ गया है आपका, राजस्थान राज्य, यहाँ पर सबसे कम बारिश होती है। जबकि सिंधु सभ्यता में यहाँ पर काफी ज्यादा बारिश हुआ करती थी। तो ये बहुत ही लंबे समय में ये आपकी जलवायु थोड़ा सा शिफ्ट हुई है इस तरफ, ठीक। तो जलवायु क्या है, वायुमंडल की दीर्घकालिक अवस्थाओं को जलवायु कहते हैं। मतलब ये कभी बदलता नहीं है, बहुत ही लंबे समय में ये बदलता है, क्षणिक नहीं होता, ठीक। देखिए मानसून क्या है, अगर आपसे कोई पूछे कि मानसून शब्द आप सुना है, देखिए मानसून जो है अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना है। मानसून क्या है, अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, ऋतु परिवर्तन के साथ में, जैसे ऋतुएं बदलती हैं तो ऋतु परिवर्तन के साथ में हवाओं की दिशा में भी परिवर्तन आना, ऋतु परिवर्तन के साथ साथ हवा की दिशा में भी परिवर्तन आना, इसको आप बोलते हैं मानसून, ठीक। मानसून समझ में आया क्या कहलाता है। तो ये तीनों परिभाषाएं आपको लिख लेना है बकायदे, जो हमने बोला है ऋतु परिवर्तन के साथ में हवाओं की दिशा में भी परिवर्तन होना, मानसून आपका कहलाता है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर क्या इसके बाद आपको देखना है, देखिए जलवायु में एक रूपता एवं विविधता, जलवायु में एक रूपता और विविधता, इसका मतलब क्या होता है। देखिए आपको पता है दोस्तों कि केरल की जो जलवायु है ना, केरल की जो जलवायु है वो यूपी और बिहार की जलवायु से एकदम अलग है, ठीक। केरल की जलवायु यूपी और बिहार की जलवायु से एकदम अलग है, क्योंकि केरल में सबसे ज्यादा बारिश होती है, मानसून सबसे ज्यादा वहीं पर सबसे पहले प्रवेश करता है। जबकि यूपी बिहार में केरल की तुलना में क्या है, यहाँ पर बारिश कम होती है। तो देखिए जलवायु अलग है, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं बोल सकते कि यहाँ की जलवायु अलग प्रकार की है, यहाँ की अलग। फिर भी यहाँ की एक रूपता, विविधता तो है, लेकिन फिर भी इसमें एक रूपता है। एक रूपता कैसे है कि यूपी बिहार की जलवायु को भी बोलेंगे कि आप उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु यहाँ की, और यहाँ की भी जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रकार की है, जबकि दोनों स्थानों पर वर्षा का स्तर अलग अलग है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए विविधता तो है, लेकिन फिर भी एक रूपता है जलवायु में, ठीक। समझ में आया। तो इसलिए ये हमने यहाँ पर लिख दिया था। आप इसको थोड़ा सा जैसे ही हमने बोला है उस तरह से आप लिखने की इसको कोशिश करें, क्योंकि ये चीजें थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, इसको समझने की कोशिश करें। देखिए यदि सर्वाधिक वार्षिक तापांतर देखें ना, सर्वाधिक वार्षिक तापांतर तो आपको कहां पर मिलेगा, कर्क रेखा के उत्तर में। कर्क रेखा के उत्तर में जो थार का मरुस्थल है, यहाँ पर सबसे ज्यादा वार्षिक तापांतर पाया जाता है।
ठीक। और दैनिक तापांतर भी सबसे ज्यादा पाया जाता है। दैनिक तापांतर का मतलब क्या हुआ, तापांतर, ताप में अंतर। देखिए थार के मरुस्थल में आपको पता है कि रेत पाई जाती है, रेत मतलब मिट्टी, ठीक, वो रेत आप जानते हैं अच्छे से, ठीक। तो यहाँ पर क्या होता है, दिन में जब सूरज निकलता है तो रेत बहुत जल्दी गर्म होती है। आपको एक हम फैक्ट बता दें, एकदम हमेशा ये नियम लागू रहेगा कि जो स्थलीय भाग होता है वो हमेशा जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा भी हो जाता है, और जो जल होता है, जल पानी, वो देर से गर्म होता है और बहुत देर से ठंडा होता है। जैसे मान लीजिए कि आपने एक लोटा में जल लिया, गर्म जल लिया, और उतना ही टेम्परेचर का आपने एक पत्थर लिया, दोनों को एक ही समय पर रख दिया बाहर, तो सबसे पहले ठंडा कौन हो जाएगा, पत्थर, क्योंकि जो पत्थर होता है वो हमेशा जल्दी ठंडा हो जाता है और बहुत जल्दी गर्म भी हो जाता है। लेकिन पानी देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है, लास्ट में ठंडा कौन होगा, पानी, ठीक। तो इस तरह से आप इसको याद रखना। अब देखिए यहाँ पर सर्वाधिक दैनिक तापांतर कैसे हुआ थार के मरुस्थल में, यहाँ पर सर्वाधिक दैनिक तापांतर ऐसे हुआ क्योंकि ये रेत यहाँ पर रहती है। दिन में जब सूरज निकलता है ना तो 10-11 बजे तक एकदम धधकने लगता है, ये बहुत जल्दी गर्म हो जाता है रेत वगैरह, ठीक। और जैसे ही रात होती है तो सूरज चला गया, अब वहां पर ठंडक पड़ने लगी तो रेत बहुत जल्दी गर्म से ठंडी भी हो जाती है। तो इस कारण से वहां पर जो थार का मरुस्थल है, रात में एकदम टेम्परेचर लो हो जाता है और दिन में देखेंगे तो एकदम 40-50 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान यहाँ पर बढ़ जाता है। तो सर्वाधिक वार्षिक और दैनिक तापांतर कहाँ पर पाया जाता है, कर्क रेखा के देखें तो उत्तर में पाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था एमपीपीएससी में, कर्क रेखा के उत्तर में सर्वाधिक वार्षिक और दैनिक तापांतर पाया जाता है, ठीक, याद रहेगा। अब इसको आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर कुछ चीजें और पूछी जाती हैं। देखिए ये हम थोड़ा सा जलवायु की भूमिका बता रहे हैं, आगे ये सारी चीजें बहुत हेल्प करेंगी जलवायु को समझने में, ठीक। तो देखिए जलवायु को प्रभावित करने वाले यहाँ पर कुछ कारक होते हैं, जलवायु को प्रभावित करने वाले कुछ कारक होते हैं। वो कौन कौन से कारक हैं, इन कारकों पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ से क्वेश्चन भी अक्सर बन जाया करते हैं। देखिए सबसे पहला कारक है जलवायु को प्रभावित करने वाला, वो है स्थिति, ठीक। अब कोई स्थान है, उसकी स्थिति पर निर्भर करता है कि वहां की जलवायु एक्चुअल में कैसी होगी, ठीक। जलवायु मतलब ये वाली जलवायु लॉन्ग परिप्रेक्ष्य में नहीं हम बात कर रहे हैं, क्योंकि भारत की जलवायु कुछ भी हो जाए, रहना तो वही है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की, लेकिन फिर भी स्थान के साथ साथ में कुछ कंडीशंस, कुछ स्थितियां बदल जाती हैं। तो देखिए स्थिति के साथ में अगर देखें तो कर्क रेखा के उत्तर में देखेंगे तो यहाँ पर शीतोष्ण प्रकार की जलवायु रियल में पाई जाती है, क्योंकि जैसे हम देखें यूपी, बिहार वगैरह, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, यहाँ पर देखें तो यहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा सा कम रहता है इस एरिया में, हिमालय के एरिया में, जबकि यहाँ पर टेम्परेचर काफी ज्यादा रहता है, ठीक। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ठंडी और गर्मी का मिक्स रहता है, क्योंकि अगर देखें तो कर्क रेखा के नीचे तो गर्मी ही मिलेगी, क्योंकि कर्क रेखा के यहाँ तक तो सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं वर्ष भर, तो यहाँ तो हमेशा गर्मी रहेगी, लेकिन यहाँ पर हमेशा गर्मी नहीं रहेगी, क्योंकि सूर्य जब दक्षिणायन चला जाएगा तब यहाँ पर एकदम ठंड होने लगेगी, ठीक। तो कर्क रेखा के उत्तर में शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाएगी और दक्षिण में उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाएगी। ये दक्षिण वाला, ये कर्क रेखा, इसकी दक्षिण में उष्ण कटिबंधीय पाई ही जाएगी, क्योंकि हम पहले बता चुके हैं कि ये क्षेत्र क्या है, ये उष्ण कटिबंधीय आपका क्षेत्र है। समझ में आया इतना। अब देखिए यहाँ पर कर्क रेखा के उत्तर में ही सबसे ज्यादा तापांतर भी पाया जाता है, जो हम अभी आपको बता चुके हैं, ठीक। तो स्थान के हिसाब से कोई स्थान कहाँ पर स्थित है, यानी कि उसकी स्थिति क्या है, उस स्थिति के हिसाब से जलवायु में थोड़ा सा बदलाव आ जाता है, ठीक। जैसे हरियाणा यहाँ पर है, अगर हरियाणा यहाँ होता तो उसकी कंडीशन अलग होती है, ठीक है। तो इस तरह से, ठीक। अब दूसरा कारक है हिमालय। देखिए आपको तो ये अच्छी तरह से पता है कि जलवायु में हिमालय जो है एक जलवायु विभाजक की भूमिका निभाता है, क्योंकि हिमालय के नीचे अगर देखें ना तो यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय जलवायु का क्षेत्र है और हिमालय के उत्तर में शीत कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, जो कि चाइना और रूस साइबेरिया वाले एरिया में है। तो हिमालय बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। आप सोचिए हिमालय का इंपॉर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में। यदि हिमालय ही खत्म हो जाए ना पूरा, तो भारत की मतलब ये एनवायरमेंट पूरी की तरह पूरी बिगड़ जाएगा, ठीक है। बिना हिमालय के हम एक ठीक ठाक जलवायु की कल्पना नहीं कर सकते हैं। हिमालय बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है और कई क्षेत्र में हिमालय से बहुत ज्यादा लाभ होते हैं, ठीक। तो अगर हम अभी देखेंगे केवल जलवायु के परिप्रेक्ष्य में, ठीक, तो हिमालय जलवायु की विभाजक की भूमिका निभाता है। तो एक दूसरा कारक ये भी है, एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक जलवायु को प्रभावित नहीं करता है। तो देखिए 5-6 कारक हमने लिख दिए हैं, कोई एक ऐसी चीज आ सकती है जो प्रभावित नहीं करती होगी लेकिन इन्हीं से मिलती जुलती होगी, तो आपको याद रखना पड़ेगा उसको, ठीक। तीसरा है जल और स्थल का वितरण। देखिए जल और स्थल का वितरण भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है जलवायु में, ठीक है। जल और स्थल का वितरण जलवायु में इफेक्ट करता है। देखिए क्योंकि जल जो होता है हमेशा जल देर से गर्म होता है,
जल जो होता है, हम पहले बता चुके हैं, जो पानी है वो देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है। लेकिन जो आपका स्थलीय भाग होता है, ठीक, जो स्थलीय भाग होता है वो बहुत जल्दी गर्म भी हो जाता है और बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाता है। ठीक, तो जल और स्थल का वितरण भी जलवायु में भूमिका निभाता है, यानी कि जलवायु को प्रभावित करता है। तो ये तीसरा कारक है। चौथा कारक देखें, समुद्र तट से दूरी। समुद्र तट से दूरी, देखिए दोस्तों, समुद्र तट से दूरी भी बहुत ज्यादा निर्भर करती है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आपको क्या है, यहाँ पर मुंबई है, ठीक, यहाँ पर क्या है, मुंबई है। अब ये मुंबई जो है ये समुद्र के लगे है, मतलब समुद्र के ही पास में, अरब सागर के पास में है। ठीक, तो मुंबई में देखेंगे तो यहाँ पर समकारी जलवायु प्रभाव पाया जाएगा। ठीक है, समुद्र तट से जो नजदीकी स्थान है वहां पर समकारी जलवायु पाई जाएगी, और जो समुद्र तट से दूर वाले स्थान है वहां पर विषमकारी जलवायु पाई जाएगी। विषमकारी का मतलब ये होता है कि जो समुद्र से दूर स्थान है ना, तो वहां पर गर्मियों में सबसे ज्यादा भीषण गर्मी होगी और ठंडियों में सबसे ज्यादा भीषण ठंडी भी होगी। ये कहलाता विषमकारी। और समकारी कि जैसे यहाँ पर मुंबई है ना, तो मुंबई में अगर बहुत ज्यादा ठंडी भी पड़ेगी ना पूरे भारत में, तो मुंबई में नॉर्मल ठंडी रहेगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है, पानी है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि ये है मुंबई, ठीक है, और इसके बगल में भरा है यहाँ पर समुद्र। ठीक, अब हम आपको पहले बता चुके हैं कि जल देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है। ठीक, मान लीजिए कि पूरे दिन में पानी गर्म हो गया, शाम तक गर्म हो गया पूरा पानी। अब रात आई, रात में ये क्षेत्र तो एकदम क्या हो जाएगा, रात में, क्योंकि ये स्थल है तो स्थल रात में बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा, मतलब रात 12 बजे तक बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, 10-11 बजे तक। लेकिन ये अभी गर्म रहेगा, ये ठंडा नहीं रहेगा, तो यहाँ गर्मी रहेगी और यहाँ पर ठंडक आ जाएगी। तो अब आपको बताइए, यहाँ पर गर्म होता है तो वहां की हवाएं उड़ जाती हैं। जहां यदि मान लीजिए कि यहाँ हम आग लगा दें तो यहाँ की हवा उड़ जाएगी, तो ये स्थान खाली हो जाएगा ना, तो दूसरी हवाएं जो आसपास घूम रही हैं तो वो हवा इस हवा का स्थान भरने के लिए आएंगी। जैसे आपको एग्जांपल बताएं कि जब ट्रक कोई निकल जाता है ना, तो ट्रक जो होता है, जैसे मान लीजिए कि ये ट्रक जा रहा है, ठीक, अब इस ट्रक ने क्या किया कि इस तरह की ये जो अपने मार्ग में जितनी भी हवा थी उस हवा को ढकेल दिया चारों तरफ, तो ट्रक निकल गया। अब ट्रक तो निकल गया, लेकिन पीछे का खाली स्थान बचा, तो चारों तरफ से हवाएं ट्रक के पीछे पीछे दौड़ने लगती हैं उस खाली स्थान को भरने के लिए। तो दोस्तों, जैसे ही हवाएं आती हैं तो उनके साथ में जो कचरा होता है, जो पॉलीथीन वगैरह, पत्तियां वगैरह, ये सब उड़ने लगती है, धूल उड़ने लगती है। आपने देखा होगा कई बार, जैसे ट्रक निकल जाता है तो उसके थोड़ी देर बाद हवा चलती है थोड़ा तेजी से। ठीक, तो ये वही कारण है। तो देखिए, समुद्र यहाँ पर अगर रात में गर्म है, क्यों गर्म है, क्योंकि ये इसका पानी देर से ठंडा होता है। दिन भर में बहुत ज्यादा, दिन भर में गर्म हो गया था, तो अब देर से ठंडा होगा ना, तो काफी पूरी रात लग जाएगी इसको ठंडा होने में, सुबह 4-5 बजे तक ठंडा हो पाएगा ये। ठीक, तो ये देर से गर्म होगा तो यहाँ पर गर्मी रहेगी, और ये बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा तो यहाँ पर ठंडी आ जाएगी। तो इस क्षेत्र की हवा गर्मी के कारण उड़ जाएंगी, तो यहाँ की हवा यहाँ पर आने लगेंगी। तो हमेशा समुद्र तटीय क्षेत्रों में हवा चलती रहती है इस तरह से, मतलब वायु दाब में अंतर होता है। ठीक, और जैसे ही वायु दाब में अंतर उत्पन्न हुआ तो हवा चलना स्टार्ट हो गई। संपूर्ण दोस्तों क्लाइमेट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको वायु दाब में अंतर समझ में आ गया, क्योंकि अगर कोई भी चक्रवात चलता है तो वो भी चक्रवात उत्पन्न होता है वायु में दाबांतर के कारण। ठीक है, वायु में अगर वायु के दाब में अगर अंतर हुआ, यहाँ पर अगर लो प्रेशर है और यहाँ पर हाई प्रेशर है, ठीक, तो हाई प्रेशर से हवाएं लो प्रेशर की ओर जाएंगी। ठीक है, हाई प्रेशर से हवाएं लो प्रेशर की ओर जाएंगी। हमेशा कहीं भी देखना, अभी देखना पूरा चैप्टर जिस तरह से होगा तो आपको पूरा बताएंगे एकदम डिटेल से कि किस तरह से हवाएं चलती हैं। ठीक, देखिए, तो समुद्र तट से दूरी ये जलवायु को प्रभावित करती है। मतलब यहाँ की मुंबई की अगर लोकल जलवायु देखें तो यहाँ की यूपी बिहार की जलवायु से अलग मिलेगी आपको। ठीक, तो समकारी प्रभाव रहता है समुद्र तटीय क्षेत्रों में, और समुद्र तट से दूरी वाले क्षेत्रों में विषमकारी जलवायु प्रभाव पाया जाएगा। मतलब गर्मी में अत्याधिक तेज गर्मी होगी और ठंडियों में एकदम भीषण ठंड होगी। ठीक, पांचवा कारक है समुद्र तल से ऊंचाई। देखिए, समुद्र तट से दूरी थी और समुद्र तल से ऊंचाई, अब ऊंचाई इफेक्ट करती है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक स्थान है आपका सिक्किम के जस्ट नीचे पश्चिम बंगाल में, इसको बोलते हैं दार्जिलिंग। अगर इनका अक्षांशीय से देखें ना, दार्जिलिंग की और यहाँ पे, तो यहाँ पर आपको आगरा मिलेगा। ठीक है, तो आगरा और दार्जिलिंग की अक्षांशीय स्थिति एक है, लेकिन फिर भी यदि आप देखें ना तो दार्जिलिंग का तापमान गर्मियों में बहुत कम रहता है, लेकिन आगरा का तापमान बहुत ही ज्यादा रहता है, जबकि एक ही अक्षांश पर स्थित हैं। अक्षांशीय स्थिति में कोई मतभेद नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि दार्जिलिंग पहाड़ी पर ऊंचाई पर स्थित है और आगरा ज्यादा ऊंचाई पर स्थित नहीं है। ठीक, तो यहाँ यही चीज लिखी कि समुद्र तल से ऊंचाई, अगर ऊंचाई ज्यादा होगी वहां पर तो वहां पर ठंडी जलवायु पाई जाएगी, अगर ऊंचाई कम होगी तो वहां पर गर्म जलवायु ज्यों की त्यों रहेगी। ठीक, अगला है उच्चावच।
ठीक है। उच्चावच का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि ये आपका ये हमने जो बनाया था ना, ये दक्षिण भारत वाला हिस्सा, यहाँ पर आपको पता है कि पश्चिमी घाट पर्वत है, ठीक, पश्चिमी घाट। अब इस पर्वत को हम यहाँ पर 3D में बना रहे हैं इस तरह से, ठीक, ये पर्वत हो गया पश्चिमी घाट। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ से हवाएं आई मानसून वाली, ठीक है, तो हवाएं इस पर्वत से टकरा करके इस वाले एरिया में तो वर्षा कर देंगी, इस वाले एरिया में, ठीक, इस वाले एरिया में, लेकिन हवाएं यहाँ पर संपूर्ण बारिश कर देंगी। और जब इस तरफ आएंगी हवा को उसको इसके निकाल करके ऊपर से, तो यहाँ पर हवाओं में पानी ही नहीं बचेगा, जलवाष्प की कमी हो जाएगी। और जैसे ही हवाओं में जलवाष्प की कमी हो जाएगी तो यहाँ पर बारिश नहीं हो पाएगी, ठीक। तो इस वाले क्षेत्र में पर्वत का ये वाला ढाल, इस ढाल को क्या बोलते हैं? पवनाभिमुख ढाल, पवनाभिमुख ढाल। और इसको क्या बोलेंगे? पवनाभिमुख, ये ढाल पवनाभिमुख ढाल, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एड्रियाबेटिक तापह्रास हो जाता है, जिस कारण से इस क्षेत्र में वर्षा नहीं हो पाती है। तो आपको पता है कि जो पश्चिमी घाट पर्वत है ना, उसके इस एरिया में तो बहुत ज्यादा बारिश होती है, केरल में अच्छी बारिश हो जाती है, लेकिन यहाँ पर जो मराठवाड़ा, विदर्भ, तेलंगाना, तमिलनाडु का कुछ क्षेत्र है, यहाँ पर बारिश नहीं हो पाती, क्योंकि हवा जो जाती है यहाँ पर ये दक्षिण पश्चिम मानसून वाला अरब सागर शाखा, इस क्षेत्र में तो बारिश पर्याप्त कर देती है। लेकिन जैसे ही पर्वत को नाक करके इस तरफ आती है दूसरी तरफ, तो हवाओं में नमी ही नहीं बचती है। जब हवा में नमी नहीं बचेगी दोस्तों, तो आप ही बताइए फिर यहाँ पर बारिश कैसे होगी, ठीक है। तो इसी कारण से जो विदर्भ वाला क्षेत्र होता है वो अक्सर सूखा ग्रस्त रह जाता है। महाराष्ट्र का कुछ एरिया, तेलंगाना का कुछ एरिया, तमिलनाडु, कर्नाटक का कुछ क्षेत्र सूखा ग्रस्त रह जाता है। आपको पता है कि जो मराठवाड़ा, विदर्भ वाले क्षेत्र के किसान हैं वो अक्सर फांसी लगाते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर वो लोग खेती में इन्वेस्ट कर देते हैं, लेकिन बारिश नहीं होती है तो उनको उतना उत्पादन नहीं हो पाता है, जिस कारण वो कर्ज में डूब जाते हैं। तो कुछ किसान होते हैं ऐसे जो थोड़ा सा ज्यादा उसमें चले जाते हैं डिप्रेशन में, तो फांसी इस तरह की घटनाएं करने लगते हैं, इस तरह की चीजें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नेचुरली यहाँ पर बारिश नहीं होती है। इस तरह का यहाँ का पश्चिमी घाट पर्वत स्थित है, इस कारण से, ठीक। तो दोस्तों उच्चावच मतलब ऊंचा नीचा स्थान, ये भी बहुत मैटर करता है आपके जलवायु के निर्धारण में, ठीक। तो दोस्तों ये थे कुछ कारक जलवायु को प्रभावित करने वाले, और यहाँ पर हमने आपको जलवायु का, क्लाइमेट का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताया है। अब अगली बार हम नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें हम पढ़ेंगे मानसून की शाखाएं, ठीक है, जैसे दक्षिण पश्चिम मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून, इन मानसून के बारे में पढ़ेंगे डिटेल से एकदम दोस्तों। हम पढ़ेंगे एकदम इत्मीनान से, भले ही थोड़ा देर से हो, लेकिन पढ़ेंगे तो एकदम डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।